हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 18 से 21 बचे हुए थे वो हम डिस्कस करेंगे। क्लास 12th NCERT 18 क्वेश्चन है। इफ़ ए मैट्रिक्स, हमें ए मैट्रिक्स गिवन है एंड आई इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, और जो आई है, जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो किस ऑर्डर की है, 2 की है। शो दैट आई प्लस ए इज इक्वल टू आई माइनस ए कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा। ये इस मैट्रिक्स में एलिमेंट्स हैं। आपको बेसिकली गिवन क्या है कि एक मैट्रिक्स ए गिवन है, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स गिवन है 2x2 ऑर्डर की। इन दोनों मैट्रिक्स, ये हमें दोनों मैट्रिक्स गिवन है। अब हमें शो क्या करना है कि जो लेफ्ट हैंड साइड में आई प्लस ए है वो इक्वल होना चाहिए आई माइनस ए इंटू दिस मैट्रिक्स के। ये हमें क्या करना है, शो करना है। तो पहले हम क्या लेके चलेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास ये गिवन है आई प्लस ए, मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स और गिवन मैट्रिक्स ए, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। ऐड करने पे जो भी मैट्रिक्स आएगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में ये चीज़ें गिवन है। पहले तो हम क्या करेंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जो भी मैट्रिक्स आएगी, क्योंकि सब्ट्रैक्शन करने के बाद एक मैट्रिक्स ही आएगी, जो भी मैट्रिक्स आएगी उसको इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। अगेन फिर एक मैट्रिक्स आएगी, फिर हम चेक करेंगे कि जो लेफ्ट हैंड साइड में जो मैट्रिक्स आई थी क्या वो मैट्रिक्स सेम है जो राइट हैंड साइड में आई है। तो हमें यही चेक करना है, शो करना है। तो चलिए करते हैं। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया आई प्लस ए, मीन्स ये वाला। आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ए प्लस ए मीन्स ये वाली मैट्रिक्स। इनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऐड होंगे। तो वही हमने किया। 1 प्लस 0 क्या होता है, 1। 0 प्लस माइनस है 10 अल्फा बाई 2, तो ये माइनस 10 अल्फा बाई 2। 0 प्लस 10 अल्फा बाई 2 मीन्स 10 अल्फा बाई 2, एंड 1 प्लस 0 मीन्स 1। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड में मैट्रिक्स आई है वो तो ये आ गई। ईजी था ये तो निकालना, वैसे तो आगे भी ईजी ही है। राइट हैंड साइड देखिए, आई माइनस ए। अब की बार हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स में से ए मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करना है। पहले हम इतना काम करेंगे सिर्फ, तो हमने वही किया। आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिखा माइनस जो गिवन मैट्रिक्स था वो लिखा। सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आंसर आया हमारे पास, 1 माइनस 0। वही कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 1 माइनस 0 आ गया 1। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2, लेकिन यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा प्लस 10 अल्फा बाई 2। 0 माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस 10 अल्फा बाई 2। 0 माइनस 0 मीन्स 1 माइनस 0 मीन्स 1। तो ये तो आया है सिर्फ इतना सॉल्यूशन। अब हमें इतना, ये वाली जो मैट्रिक्स आएगी सब्ट्रैक्ट करने पे उसको इससे मल्टीप्लाई भी करना है। तो हम जो ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो मैट्रिक्स आई है उसको हम इस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कैसे करते थे कि ये 2x2 की ही मैट्रिक्स है, ये भी 2x2 की है, तो वही हम फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो फर्स्ट रो के जो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं उनकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और ऐड करेंगे इस फर्स्ट कॉलम के साथ। तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू 10 अल्फा बाई 2, यहाँ पे लिख दिया। फिर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, तो 1 इंटू माइनस साइन अल्फा प्लस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, तो यहाँ पे लिख दिया। फिर उठाएंगे सेकेंड रो को और फर्स्ट कॉलम को, तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम मीन्स माइनस 10 अल्फा बाई 2 इंटू कोस अल्फा, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है, प्लस 1 इंटू साइन अल्फा। फिर करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, तो यहाँ पे ये माइनस है, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 माइनस साइन अल्फा क्या होता है, 10 अल्फा बाई 2 साइन अल्फा, क्योंकि ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। फिर हो जाएगा 1 इंटू कोस अल्फा प्लस कोस अल्फा। अब इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व क्या करना है हमें, ये जो 10 है हमारे पास इसको हम साइन अपॉन कोस की फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे जहाँ पे भी हमें 10 दिखाई दे रहा है वहाँ पे हम साइन अपॉन कोस, क्योंकि 10 हमें 10 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि टेन थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा के इक्वल। तो यहाँ पे जो एंगल थीटा है वो अलग है, अल्फा बाई 2 गिवन है। तो ये बन जाएगा कोस अल्फा प्लस साइन अल्फा, और ये जो 10 अल्फा बाई 2 होता है ये क्या है, साइन अल्फा बाई 2 अपॉन कोस अल्फा बाई 2। यहाँ पे माइनस साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा
टेन अल्फ़ा बाई टू क्या है, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, क्योंकि यहाँ पे हमने लिखा था कि थीटा क्या है, यहाँ पे अल्फ़ा बाई टू है, तो हम अल्फ़ा बाई टू ही यहाँ पे लिखेंगे। फिर से अगेन कोस अल्फ़ा, ये तो एज इट कोस अल्फ़ा ये तो एज इट इज़ हमने यहाँ पे लिखा, लेकिन माइनस टेन अल्फ़ा को क्या लिखा, माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू इन अपॉन कोस अल्फ़ा। फिर टेन इसको क्या लिखेंगे, साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, साइन अल्फ़ा एज इट इज़ प्लस कोस अल्फ़ा। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये इन सब के इन डिवाइड में है, न्यूमरेटर में है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो वन, तो हम इनका एलसीएम ले सकते हैं। तो वही हम एलसीएम लेके इसको थोड़ा सा फर्दर सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो ये जो कोस अल्फ़ा बाई टू है ये इधर आ गया था, यहाँ पे कोस अल्फ़ा था और इनटू में कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा और साइन अल्फ़ा बाई टू। सेम हमने वही जो पीछे यहाँ पे जो लिया था हमने एलसीएम, यहाँ पे देखो कोस अल्फ़ा बाई टू, कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा है, तो ये वाला जो कोस अल्फ़ा बाई टू है ये इधर आएगा, तो ये बनेगा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू। सेम हमने यहाँ पे किया है कि ये वाला कोस अल्फ़ा यहाँ आ गया, तो कोस अल्फ़ा बाई टू इंटू कोस अल्फ़ा, तो वही लिखा था, तो यहाँ पे भी वही लिखा। और सेम हमने सारे एलिमेंट्स के साथ ऐसे ही नीचे एलसीएम लिया और फिर हमने इसको सॉल्व कर दिया। तो फिर ये लास्ट में हमारे पास ये क्या बन रहा है कि आप अगर देखो यहाँ पे कि कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस साइन अल्फ़ा बाई टू, तो ये बन रहा है कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला। कोस ए माइनस बी क्या होता है, कोस ए इंटू कोस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। अगर बीच में प्लस साइन होता है तो हमारे पास माइनस कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला बनता है, और अगर यहाँ पे माइनस होता है तो हमारे पास फॉर्मूला बनेगा कोस ए प्लस बी का। तो ये अपोजिट साइन चलते हैं यहाँ पे, तो ये इसको हमने अल्फ़ा को ए कहा और अल्फ़ा बाई टू को बी कहा, तो ये बनेगा कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन ये वाला कोस अल्फ़ा वो यहाँ पे लिखा। फिर यहाँ पे देखिए ये बन रहा है माइनस, अगर मैं साइन कॉमन ले लूँ यहाँ से, तो माइनस साइन कॉमन लेने से यहाँ पे ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कोस अल्फ़ा बाई टू प्लस कोस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा बाई टू, मीन्स साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। तो यहाँ पे ए क्या है अल्फ़ा और बी क्या है अल्फ़ा बाई टू, तो साइन हमने माइनस कॉमन लेने के बाद हमारे पास जो फॉर्मूला बना वो किसका बना, साइन ए माइनस बी अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, ये नीचे डिनोमिनेटर में लिख दिया। फिर अगेन ये फॉर्मूला बन रहा है कि देखो साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी माइनस का साइन ए इंटू कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, तो ये बनेगा साइन ए माइनस बी का। तो यही लिखा, ए हमारे पास अल्फ़ा था और बी हमने अल्फ़ा बाई टू लिया अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू एज इट इज़। फिर ये बनेगा कोस ए माइनस बी का, क्योंकि यहाँ पे बीच में प्लस है, अगर कोस कोस एक साथ हो, साइन साइन एक साथ हो, बीच में प्लस साइन हो, तो कोस अल्फ़ा ए माइनस बी कह लो, या जो भी हमारे पास यहाँ पे एंगल होते हैं वो बनता है ए माइनस बी या अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू। अगर यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है तो पॉजिटिव वाला बनता है, तो वही लिखा कोस अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। आगे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो देखो अल्फ़ा में से अल्फ़ा बाई टू जाएगा तो क्या बनेगा, हाफ ही रहेगा। यहाँ पे देखो टू अल्फ़ा माइनस अल्फ़ा मीन्स अल्फ़ा बाई टू, यहाँ पे भी अल्फ़ा में से हाफ अल्फ़ा बाई टू जाएगा तो क्या बनेगा, अल्फ़ा बाई टू। तो यही हमने लिखा कि कोस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू माइनस साइन अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, साइन ये भी हाफ रहेगा अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू, और ऐसे ही कोस अल्फ़ा बाई टू अपॉन कोस अल्फ़ा बाई टू। यहाँ से ये वाला कट के वन आएगा, ये अब अगेन टेन में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, लेकिन ये माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस, और थीटा की वैल्यू अल्फ़ा बाई टू है, ये वाला बन जाएगा टेन अल्फ़ा बाई टू, और ये कट के क्या आ जाएगा वन। तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड आई थी वो भी सेम आई थी। यहाँ पे देखिए ये वाली ये आई थी हमारी लेफ्ट हैंड साइड, वन माइनस टेन अल्फ़ा बाई टू, टेन अल्फ़ा बाई टू वन, सेम हमारी यहाँ पे भी आ गई है ये वाली। तो हमने ये शो कर दिया कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 19 है, ए ट्रस्ट फंड हैज़ 30,000 रुपीज़ दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड। ये कह रहा है कि एक ट्रस्ट है,
उसके पास 30,000 रुपीज़ हैं और उनको 30,000 रुपीज़ इन्वेस्ट करने हैं टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड में। अब जो फर्स्ट बॉन्ड है वो पे करता है 5% इंटरेस्ट पर ईयर, और जो सेकंड बॉन्ड है वो पे करता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर। अब हमें क्या करना है, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड 30,000 रुपीज़ इन टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स इफ़ द ट्रस्ट फंड मस्ट ऑब्टेन एन एनुअल इंटरेस्ट ऑफ 1800। हमें ये बताना है कि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है और इन 30,000 रुपीज़ को इस तरह से डिवाइड करना है कि जो ट्रस्ट है उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिल जाए, 1800, कि उस ट्रस्ट को 1800 एनुअल इंटरेस्ट मिल जाए। इस 30,000 रुपीज़ को हमें इस तरह से डिवाइड करना है। तो देखिए हमारे पास इसमें टू पार्ट्स हैं। एक कंडीशन में तो ये कह रहा है कि जो ट्रस्ट है उसको एनुअल इंटरेस्ट कितना मिले, 2,000 रुपीज़। एक कंडीशन तो हमें ये लेके चलनी है, एक सिचुएशन ये लेके चलनी है कि ट्रस्ट ने ऑब्टेन किए कितने, 1800। तो पहले तो हम लिख लेते हैं जो हमें गिवन है सारी चीज़ें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेते हैं, क्योंकि हमें मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का यूज़ करना है। क्योंकि जब बहुत सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं तो आपको ये नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या है एक्चुअल में। तो आपको उस क्वेश्चन में कुछ ना कुछ बेसिक हिंट मिलते हैं या कुछ कीवर्ड्स होते हैं जिससे आप क्वेश्चन को समझ पाते हो कि हमें ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से करना है या किस मेथड से करना है। तो हमें यहाँ पे स्पेशली मेंशन है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का ही यूज़ करना है। तो इट मीन्स जो हमें गिवन डेटा है उसको पहले हमें मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखना होगा, उसके बाद हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो देखिए हम कैसे करेंगे। यहाँ पे हम सॉल्यूशन में लिखेंगे जो गिवन है हमें कि लेट द इन्वेस्टमेंट ऑफ फर्स्ट बॉन्ड, कि हमने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट में फर्स्ट बॉन्ड में कितने पैसे इन्वेस्ट किए, एक्स रुपीज़, क्योंकि हमारे पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 30,000। उसमें से हमने फर्स्ट बॉन्ड में मान लिया हमने एक्स रुपीज़ इन्वेस्ट कर दिए। तो जो सेकंड बॉन्ड बचा उसमें हमने कितने इन्वेस्ट किए होंगे, 30,000 माइनस एक्स ही किए होंगे। ठीक है, हमने ये चीज़ लिख दी कि ये फर्स्ट बॉन्ड है, ये सेकंड बॉन्ड है। 30,000 रुपीज़ हमने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करे हैं, एक में एक्स कर दिए, एक में 30,000 माइनस एक्स, मतलब जो बचे हुए पैसे हैं। फिर हमने मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बनाई कि इन्वेस्टमेंट हमने किस किस तरह से करी, इन दोनों बॉन्ड्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखा है हमने। तो पहले हमने लिखा मैट्रिक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टमेंट की एक मैट्रिक्स बनाई है, उसको हमने ए से डिनोट किया है। तो फर्स्ट बॉन्ड में एक्स रुपीज़ है और सेकंड बॉन्ड में 30,000 माइनस एक्स है। तो हमने ये एक मैट्रिक्स बना दी, ये किस ऑर्डर की है, 1/2 ऑर्डर की, क्योंकि इसमें 1 रो है और सेकंड 2 कॉलम्स हैं। आप चाहो तो इनको कॉलम मैट्रिक्स भी एक बना सकते हो कि ऊपर एक्स और फिर नीचे 3000 माइनस एक्स, कॉलम वाइज कॉलम मैट्रिक्स भी आप इसको बना सकते हो। तो हमने यहाँ पे रो मैट्रिक्स बना लिए। फिर हमें बताना है कि जो एक और इन्फॉर्मेशन हमें गिवन है कि फर्स्ट बॉन्ड में हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 5%। सेकंड बॉन्ड में हमें कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलता है, 7%। तो हम वही उसकी एक अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे, एक तो इन्वेस्टमेंट की बनाएंगे और एक दूसरी इंटरेस्ट की मैट्रिक्स बनाएंगे। तो फर्स्ट बॉन्ड में जो इंटरेस्ट पे होता है वो 5%, तो 5% मीन्स 5/100। सेकेंड बॉन्ड का जो 7% इंटरेस्ट पे करता है सेकेंड बॉन्ड, वो 7/100 हो जाएगा। अब इसकी जो मैट्रिक्स बनाएंगे हम कॉलम वाइज बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने रो लिया है। अगर आप इसको रो लेते हो तो सेकंड वाली मैट्रिक्स को आपको कॉलम वाइज बनाना पड़ेगा, और अगर आप इसको कॉलम वाइज ले रहे हो तो इस मैट्रिक्स को आपको रो वाइज बनाना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया हमने, ऐसा हमने इसीलिए किया क्योंकि हमें बोला गया है कि हमें यूज़ करना है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन तभी हमारी डिफ़ाइन होती है, हमने बिल्कुल इंट्रोडक्शन पार्ट में भी पढ़ा था कि जब फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसका जो ऑर्डर है, मतलब जितने भी नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो इक्वल होने चाहिए जो सेकंड मैट्रिक्स है उसके रो से। तो हमें इसीलिए यहाँ पे अगर हम रो वाली मैट्रिक्स बनाते हैं तो इसलिए कॉलम वाली सेकंड बनानी पड़ेगी, ताकि ये 1/2 की है तो ये क्या हो जाए 2/1 की, और ये वाला इसका कॉलम फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है और जो सेकंड मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है जो रो है उसका ऑर्डर सेम हो जाए इसके कॉलम के ऑर्डर से। तो वही हमने किया, जो इंटरेस्ट है उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स में
तो इसको हमने कॉलम मैट्रिक्स में बना लिया। अब हम करते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। तो हमें देखो आगे फिर लास्ट में हमें क्या पूछा है कि टोटल इंटरेस्ट हमारा कितना होना चाहिए 1800। तो पहले हम मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर टोटल इंटरेस्ट हम उसको मैट्रिक्स के ही थ्रू करेंगे कि जो टोटल इंटरेस्ट आएगा हमारा वो भी हमारा एक मैट्रिक्स की फॉर्म का ही आएगा। तो उसको हमने ए बी मैट्रिक्स से डिनोट कर लिया, इन दोनों की मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन ए बी। तो ये ए मैट्रिक्स है, ये बी मैट्रिक्स है, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो x इंटू 5/100 प्लस 30,000 माइनस एक्स इंटू 7/100। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 5x/100 प्लस, अब ये जो इसको सॉल्व करेंगे 30,000 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 2,10,000 माइनस 7x/100। अगेन इसका एलसीएम आ जाएगा 100 और ये बन जाएगा 2,10,000 माइनस, अब माइनस का 7x है प्लस का 5x, तो ये हो जाएगा माइनस का 2x/100। अब हमारे पास कंडीशन क्या है, ये आ गया हमारे पास मैट्रिक्स की मैट्रिक्स को, जब दो मैट्रिक्स को हमने मल्टीप्लाई किया उसको सॉल्व करने पे जो टोटल इंटरेस्ट आया है वो आया है। लेकिन हमने टोटल इंटरेस्ट किसके इक्वल रखना है 1800 हमें चाहिए था। तो ये जो क्वांटिटी आई है इसको हम 1800 के इक्वल रखेंगे। फिर हम जो ये जो हमें ए पार्ट में पूछा गया था, क्योंकि यहाँ पे देखो जो एनुअल इंटरेस्ट है वो कितना होना चाहिए 1800। तो जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमारा जो एनुअल इंटरेस्ट आया है उसको हम इक्वेट कर देंगे। तो ये दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करना है और x की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लेनी है। तो यहाँ से ये 100 इधर जाएगा तो ये बन जाएगा 1800 इंटू 100 और ये बन जाएगा 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू दिस 1,80,000। अब इनको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 30,000 इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 15,000। और x हमने क्या माना था, x को हमने इन्वेस्टमेंट इन फर्स्ट बॉन्ड माना था कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने कितना इन्वेस्ट किया 15,000। तो जो सेकंड बॉन्ड है उसमें कितना इन्वेस्ट किया होगा, टोटल हमारे पास 30,000 थे तो 30,000 माइनस 1500 क्या होगा 15,000। तो मीन्स हमने दोनों ही बॉन्ड में 15,000 रुपीज़ हमने इन्वेस्ट किए थे। फिर उसका बी पार्ट है कि अगर हमारे पास जो टोटल इन्वेस्टमेंट है अगर वो 2,000 हो तो हमने टोटल इन्वेस्टमेंट जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के दौरान हमारी आई थी उसको हमने 2,000 से इक्वेट कर दिया। अगेन हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2 लाख। तो ये 2,10,000 माइनस 2x इज इक्वल टू 2 लाख। अब इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बनेगा 10,000 इज इक्वल टू 2x और x इज इक्वल टू 5,000। तो अब की बार अगर हमें इंटरेस्ट इतना चाहिए 2,000 रुपीज़ तो हमने हमारी जो फर्स्ट बॉन्ड की इन्वेस्टमेंट आई है वो क्या आई है 5,000 रुपीज़ और जो हमने सेकेंड बॉन्ड में जो इन्वेस्ट किया है वो कितने हो जाएंगे 30,000 माइनस 5,000 मीन्स 25,000 रुपीज़। तो हमने ऐसे दो तरीके से हम इसको इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर हमें टोटल इंटरेस्ट 1800 चाहिए और 5% और 7% की जो इंटरेस्ट रेट पे करता है जो फर्स्ट और सेकंड बॉन्ड उनके अकॉर्डिंग तो कैसे इन्वेस्ट हुआ होगा कि फर्स्ट बॉन्ड में भी 15,000 और सेकंड बॉन्ड में भी 15,000। अगर हमें टोटल इन्वेस्टमेंट 2,000 चाहिए और जो परसेंटेज है इन्वेस्ट पे करने की वो वही फर्स्ट बॉन्ड की 5% और सेकंड बॉन्ड की 7%, तो उसके अकॉर्डिंग हमने कैसे इन्वेस्ट किया होगा कि फर्स्ट बॉन्ड में हमने 5,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए और सेकंड बॉन्ड में हमने 25,000, क्योंकि दोनों का जब सम करोगे तो 30 ही आ रहा है 30,000। इस केस में भी दोनों का जब सम करोगे 15,000 प्लस 15,000 30,000। तो ये इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 20 भी बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे है। तो देखिए, द बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल हैज़ 10 डजन केमिस्ट्री बुक्स, 8 डजन फिजिक्स बुक्स, 10 डजन इकोनॉमिक्स बुक्स। इसमें एक बुक शॉप है, उसके पास बुक शॉप ऑफ ए पर्टिकुलर स्कूल, किसी स्कूल की बुक शॉप है, उसमें
इस तरह से आपको बुक्स गिवन है कि 10,000 किसकी बुक है, केमिस्ट्री की, और 10 डजन हमारे पास है केमिस्ट्री की बुक, 8 डजन है हमारे पास फिजिक्स की, और 10 डजन है इकोनॉमिक्स की। देयर सेलिंग प्राइस आर 80, 60 और 40 रिस्पेक्टिवली। तो इनके जो सेलिंग प्राइस है, जैसे केमिस्ट्री की है वो तो 80 रुपीज़ की है केमिस्ट्री की बुक, 60 की जो है फिजिक्स की है, और 40 की इकोनॉमिक्स की है। फाइंड द टोटल अमाउंट बुक शॉप विल रिसीव फ्रॉम सेलिंग ऑल द बुक्स यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा। अब इसमें भी आपको क्या करना है, मैट्रिक्स का यूज़ करना है। तो आप जो भी हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है, दो तरह की इन्फॉर्मेशन है, एक तो बुक है कितनी कितनी है, किस किस टाइप की हैं, मतलब केमिस्ट्री की कितनी है और फिजिक्स की कितनी है और इकोनॉमिक्स की बुक्स कितनी हैं, फिर उनके प्राइस क्या है। तो इन दोनों चीज़ों को हम मैट्रिक्स की फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले हम लेट द नंबर ऑफ बुक्स, हम एक मैट्रिक्स मान लेते हैं कि नंबर ऑफ बुक्स हैं, उनको ए मैट्रिक्स अज्यूम कर लिया। तो ये केमिस्ट्री मतलब सी फॉर केमिस्ट्री, पी फॉर फिजिक्स और ई फॉर इकोनॉमिक्स। कितने कितने बुक्स हैं, 10 डजन है, 8 डजन और 10 डजन। 10 डजन मीन्स 10 इंटू 12, 1 डजन क्या होता है 12 के इक्वल होता है, 8 इंटू 12 और 10 इंटू 12। तो जो टोटल केमिस्ट्री की बुक्स हैं वो तो 120 है, फिजिक्स की है 96 और इकोनॉमिक्स की है 120। तो ये तो हमने रो वाइज में लिख लिया। आप चाहो तो इनको कॉलम वाइज में भी लिख सकते हो, कॉलम मैट्रिक्स में भी हमने बनाया है इसको रो मैट्रिक्स में। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1 रो है और 3 कॉलम्स है, तो 1/3 की हो जाएगी। अब जो सेलिंग प्राइस है ईच बुक का, उसको हम बी मैट्रिक्स अज्यूम कर लेंगे। तो जो उनका प्राइस गिवन है उसको अब किस तरह से अरेंज करेंगे, कॉलम वाइज, क्योंकि इसमें हमने इसको रो वाइज किया है तो इसको हम कॉलम वाइज अरेंज करेंगे। तो सबसे पहले केमिस्ट्री का प्राइस गिवन है, फिर फिजिक्स का और फिर इकोनॉमिक्स का। तो ये वाला जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, 3/1 का। ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि ताकि इन दोनों की मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन डिफाइन हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो एलिमेंट फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम का ऑर्डर होना चाहिए वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के ऑर्डर के इक्वल होना चाहिए, इसीलिए हमने ये रो और कॉलम में डिवाइड किए हैं। फिर हम टोटल अमाउंट हमें कितनी रिसीव हुई वो हम निकाल लेते हैं। तो जो टोटल अमाउंट रिसीव हुई वो क्या हो जाएगी, दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन। तो 120 इंटू 80 प्लस 96 इंटू 60 प्लस 120 इंटू 40, सारा कुछ सॉल्व करके मल्टीप्लाई करके प्लस करके क्या आ जाएगा, 20,160। तो ये आपकी टोटल अमाउंट आपने रिसीव करी उन बुक्स से। तो यही था हमारे पास क्वेश्चन, ऐसे ही सॉल्व करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी सो दैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइंड आर। आपको रिस्ट्रिक्शंस दे रखी हैं एन और पी और एन के पी पर, ताकि आपके पास ये है, ये एन पी के क्या है ये मैं बताती हूँ अभी। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई आपके पास ये है, पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई। ये जो क्वेश्चन है वो यहाँ से शुरुआत होती है इसकी कि अज्यूम एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर दिस एंड दिस। आपको ये 4 मैट्रिक्स गिवन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी मैट्रिक्स है, तो उनका कुछ ना कुछ ऑर्डर होगा। तो उनका ऑर्डर ही गिवन है कि जो एक्स मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है 2/n 2 क्रॉस n का, y है वो 3/x है, ये स्मॉल x है, 3/x ऑर्डर है। z का क्या है 2/p का, w का n क्रॉस 3 का और p का क्या है p क्रॉस k का। इनके रिस्पेक्टिवली ऑर्डर है वो हमने यहाँ पे लिखे भी हुए हैं कि जो x मैट्रिक्स है उसका ये है, y का ये ऑर्डर है, z का ये ऑर्डर है, w और p के ये ऑर्डर्स हैं। अब जो ऊपर दिया गया था द रिस्ट्रिक्शन, उसके बाद ये लाइन आता है द रिस्ट्रिक्शन ऑन एन के एंड पी। तो ये जो एन के पी आपको अब पता चल गया होगा कि यहाँ पे जो n है वो क्या है, कॉलम और रोज हैं, मतलब ऑर्डर्स हैं। तो वहाँ पे उनके रो और कॉलम को इन्होंने एन पी के से डिनोट किया है। सो दैट ये जो p इंटू वाई, मतलब एक p मैट्रिक्स है, y मैट्रिक्स है, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन एक मैट्रिक्स आएगी वो, प्लस डब्ल्यू वाई मीन्स डब्ल्यू भी एक मैट्रिक्स है, y भी, उन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स आएगी। वो विल बी डिफाइंड आर। तो वो किस तरह से डिफाइन होगी उसके हमें 4 ऑप्शंस गिवन है कि यहाँ पे
इनकी क्या क्या वैल्यूज होंगी, एन या पी या जो भी हमारे पास आएगी सिचुएशन, वो किस इसमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन हमें देगा, करेक्ट आंसर है इन चारों में से, वो हमें पता लगाना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये वाला चीज़ पकड़ के चलना है, हमें इसको सॉल्व करना है। पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, हमें पी भी पता है, वाई भी पता है, डब्ल्यू इन सबका पता है, इनका ऑर्डर भी पता है। तो ये पी वाई डब्ल्यू ये क्या है, मैट्रिक्स ही है। तो पहले हम इस यहाँ से शुरुआत करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने की। तो ये लिखा हमने पी वाई, पहले तो हमें जो गिवन था वो लिख दिया कि ये मैट्रिक्स हैं, इनके ये ऑर्डर हैं। फिर पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई हमने उठाया। अब पी एक मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर क्या है, पी बाई के का। जो वाई था उसका ऑर्डर कितना था, 3 क्रॉस के। तो यहाँ पे लिख दिया 3 इंटू नहीं, मतलब 3/k का ऑर्डर है ये, वहाँ पे लिख दिया। प्लस साइन है बीच में। डब्ल्यू जो मैट्रिक्स है उसका क्या ऑर्डर है, n क्रॉस 3, तो यहाँ पे लिख दिया। जो y है उसका ऑर्डर है 3 क्रॉस k, तो यहाँ पे 3 क्रॉस k लिख दिया। क्योंकि हमें ऑप्शन में क्या गिवन है, ये जो आपका ऑर्डर गिवन है, इन्हीं में ही आपस में रिलेशन कुछ गिवन है, जो ऑप्शंस हमें गिवन है एन पी के, इनकी ही बात हो रही है। तो इट मीन्स ऑर्डर में हमें कुछ रिलेशन ढूंढना है। अब देखो, अगर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करती, मतलब दो मैट्रिक्स की अगर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन होती, तो क्या सिचुएशन होती कि इस फर्स्ट मैट्रिक्स का जो कॉलम है उसका जो ऑर्डर है वो सेकंड मैट्रिक्स के रो के ऑर्डर के इक्वल होता। यही तो कंडीशन होती ना। इट मीन्स यहाँ पे अगर इन दोनों मैट्रिक्स की मल्टीप्लिकेशन अगर डिफाइन है तो ये k को 3 के इक्वल होना पड़ेगा। फर्स्ट कंडीशन तो यहाँ से हमें मिल गई कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन डिफाइन ही तब होगी जब हमारे पास k इज इक्वल टू 3 होगा। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमारे पास निकल के आ गई कि k को क्या होना पड़ेगा, 3 के इक्वल। अब हम इस पे चलते हैं कि अगर w और y मैट्रिक्स गिवन है, ध्यान रहे कि w और y क्या है, मैट्रिक्स है। तो मैट्रिक्स है तो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो तभी डिफाइन होगी जब इस w मैट्रिक्स का जो कॉलम है और जो y मैट्रिक्स का जो रो है उनका ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 इज इक्वल टू 3 ऑलरेडी गिवन है, इट मीन्स इनकी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है। अब बात आती है, इनकी दोनों की मल्टीप्लिकेशन हो गई, अब बात आती है कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन अगेन एक मैट्रिक्स होगी और इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करने पे अगेन एक मैट्रिक्स हमें आएगी, हमें रिजल्ट में मिलेगी। तो जब दोनों मैट्रिक्स का सम हम कब डिफाइन कर पाते हैं, दोनों मैट्रिक्स का जो सम होगा वो तभी डिफाइन होगा जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। मीन्स जो इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी और इन दोनों की मल्टीप्लाई करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उन दोनों का ऑर्डर सेम होगा, तभी हम इनको ऐड कर पाएंगे। ठीक है, तो हमने यही लिखा, जो पी वाई मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की होगी। अब देखो, जो रिजल्टेंट जो मैट्रिक्स आएगी वो उसका ऑर्डर क्या होगा, पी इंटू के। ये बात हम इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि डिफाइन करने के लिए हम ये कॉलम और ये रो देखते हैं, और जब रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, पी इंटू के, मतलब यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम हम देखेंगे तो पी के होगी। उसी तरह से जो डब्ल्यू वाई मैट्रिक्स आएगी मल्टीप्लाई करने के बाद उसका ऑर्डर क्या होगा, एन के, तो ये एन के हो जाएगा। तो अब इसका मतलब है ये दोनों मैट्रिक्स का जो सम कब डिफाइंड होगा, जब पी के इक्वल होगा एन के, तभी तो इनका सम डिफाइन हो पाएगा। तो वही लिखा कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड व्हेन दे हैव सेम ऑर्डर, कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा तभी ये डिफाइन हो सकते हैं। तो इट मीन्स जो पी के है वो एन के इक्वल होना चाहिए, और के से के यहाँ पे कट के क्या आ जाएगा, पी इज इक्वल टू एन। तो हमारे पास दो सिचुएशन आ गई कि के को तो 3 के इक्वल होना पड़ेगा और पी को एन के इक्वल होना पड़ेगा। तो अब ये वाला देखते हैं कि ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन था ए इज इक्वल टू ए में कि के की वैल्यू 3 और पी इज इक्वल टू एन, ये फर्स्ट ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा इसमें। तो ये तो था 21 का फर्स्ट पार्ट। इसका एक और भी पार्ट है इसी से रिलेटेड, वो हम अब देखते हैं। सेकंड पार्ट में भी हमें वही मैट्रिक्स गिवन है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू पी, उनके ऑर्डर्स गिवन है अलग अलग। अब हमें कंडीशन थोड़ी सी चेंज दे दी, इफ़ अगर एन पी के इक्वल हो, ये चीज़ हमें गिवन है कि n इज इक्वल टू पी है, देन ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x - 5z क्या होगा।
तो जो 7x माइनस 5z मैट्रिक्स ही आएगी, दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे एक मैट्रिक्स ही आएगी, तो उसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम लेके चलते हैं 7x माइनस 5z, तो 7x माइनस 5z लिखा, 7 इंटू एक्स के एक मैट्रिक्स है तो मैंने उसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख दिया x। उसका ऑर्डर क्या है, x का ऑर्डर है 2/n का, ऑर्डर बहुत मैटर करता है, आप यहाँ पे ऑर्डर ज़रूर लिखें, 2/n माइनस 5 एज इट इज़, z एक मैट्रिक्स है तो z का जो ऑर्डर है वो क्या है 2/p, तो हमने वो भी लिख लिया। अब किसी भी स्केलर से अगर किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनके सारे एलिमेंट से होती हैं, ये हमें पता है, तो ये हो जाएगा 7x और 2/n, ये हो जाएगा 5z और 2/p ऑर्डर की। अब इन दोनों मैट्रिक्स की सब्ट्रैक्शन कब डिफाइन होगा, वही जब इनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा तभी तो होगा ना। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिक्स विल बी डिफाइंड व्हेन बोथ मैट्रिक्स हैव द सेम ऑर्डर, जब दोनों का ऑर्डर सेम होगा। और n इज इक्वल टू पी हमें गिवन ही है, तो उसका भी हमें यूज़ कहीं ना कहीं करना था कि n इज इक्वल टू पी क्या है, हमें गिवन है। तो यहाँ पे देखो जो n है, यहाँ पे देखो ये जो 2 है वो तो 2 ऑलरेडी गिवन है, फर्स्ट जो यहाँ पे जो रो है और यहाँ पे रो है वो तो ऑलरेडी इक्वल है, इसका मतलब n को p के इक्वल होना पड़ेगा जो हमें ऑलरेडी गिवन है, क्योंकि ऑर्डर तो सेम तभी होगा जब ये वाला 2 इसके इक्वल तो मिल गया, लेकिन इसका मतलब है कि ये कॉलम अगर इक्वल है तो n को p के इक्वल होना पड़ेगा जो हमें ऑलरेडी गिवन है कि इट इज़ गिवन। तो ये क्या हो जाएगा कि ऑप्शन में हमें फिर देखना है कि ऑप्शन में क्या गिवन है। अब ये है p क्रॉस 2, तो यहाँ पे p क्रॉस 2 तो कुछ है ही नहीं, 2 क्रॉस p तो है लेकिन p क्रॉस 2 नहीं है, तो ये ऑर्डर इसमें बहुत ही मैटर करता है। p क्रॉस 2 का मतलब है p रो और 2 कॉलम्स, यहाँ पे 2p का मतलब है कि 2 रोज और p कॉलम्स हैं, तो ऑर्डर मैटर करता है। तो यहाँ पे ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता फर्स्ट वाला। n/3 यहाँ पे है ही नहीं किसी भी सिचुएशन में, p/n, अब p क्रॉस n तो कोई ये बनेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे पास जो भी आएगा वो किस, ये जो मैट्रिक्स सॉल्व होके जो आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी, वही हमें बताने कि ये दोनों, ये जो सॉल्व होके जो मैट्रिक्स आएगी वो किस ऑर्डर की आएगी। तो या तो वो 2n की आएगी, तो यहाँ पे देखो 2 क्रॉस n वाला ऑप्शन गिवन है, यहाँ पे देखो। अब यहाँ पे 2 क्रॉस n कहो या 2 क्रॉस p कहो, बात तो सेम है क्योंकि दोनों इक्वल हैं, हमें n p के इक्वल भी गिवन है, लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस p न दे के ऑप्शन में 2 क्रॉस p हमें कहीं नहीं गिवन है, 2 क्रॉस n गिवन है। तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही होगा बी, कि जो इन दोनों की सब्ट्रैक्ट करने पे, इन दोनों मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करने पे जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस n ही होगा। ये थोड़ा सा आपको पजल करने के लिए p क्रॉस 2 दिया है, लेकिन यहाँ पे 2 क्रॉस p अगर ऑप्शन में होता, जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस n के बजाय 2 क्रॉस p होता, तो हम 2 क्रॉस p पे लगाते, क्योंकि n की वैल्यू भी p के इक्वल ही गिवन है, तो 2 क्रॉस p लिख लो या 2 क्रॉस n लिख लो, बात सेम ही है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमें 2 क्रॉस n वाला ऑप्शन दिया है तो हम इस पर टिक करेंगे। तो ये जो सेशन था, ये जो वीडियो थी, इसके सारे क्वेश्चन ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो आपको बहुत ही अच्छे से करने हैं ये वाले क्वेश्चंस। तो इसी के साथ जो एक्सरसाइज 3.2 है वो फिनिश होती है, कंप्लीट होती है यहाँ पे हमारी। तो अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।